बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का दूसरा हिस्सा करेंगे। पहले हिस्से के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है और एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए जो तरीके यूज़ होते हैं उसमें हमने कहा था कि 5 कीवर्ड्स हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोज। ये 5 कीवर्ड्स हैं जिनको यूज़ करके आप एक्सेप्शन हैंडल्स कर सकते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम डिटेल से देखेंगे कि ये 5 कीवर्ड्स हम कैसे यूज कर सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो वो 5 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? एक तो ये हो गया ट्राई आपका, अच्छा एक आपका कैच है, एक आपका फाइनली है, एक आपका थ्रो है और एक आपका थ्रोज है। अच्छा, उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं आज के लेक्चर में कि थ्रो और थ्रोज का एक कंपैरिजन देख लेंगे। फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज ये 3 कीवर्ड्स भी जावा के हैं, इनका कंपैरिजन देख लेंगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन प्रोपगेशन का, वो भी देख लेंगे। अच्छा, कस्टम एक्सेप्शन आप कैसे क्रिएट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ये जो ट्राई और कैच है इसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो बन सकते हैं, ट्राई कैच की इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मल्टीपल कैच ब्लॉक अगर हम यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे, और मल्टीपल ट्राई स्टेटमेंट्स विद इन ट्राई अगर हम यूज करना चाहें तो उनकी क्या रीजन है और कब यूज करेंगे और कैसे करेंगे। और फिर उसके बाद अगर कोई मेथड ओवरराइडिंग हो रही है और हम वहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहें तो उसके लिए क्या रूल्स हैं। तो ये हमारे आज के लेक्चर्स के गोल हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई कीवर्ड की तरफ जाते हैं कि ट्राई कीवर्ड होता क्या है। तो ट्राई कीवर्ड एक्चुअल में आपका ट्राई ब्लॉक क्रिएट करने के लिए यूज होता है। और ट्राई ब्लॉक क्यों यूज होता है कि जिस कोड के ऊपर या जिस लाइन ऑफ कोड या जिन लाइन ऑफ कोड्स के ऊपर आपको डाउट हो कि ये एक्सेप्शन क्रिएट कर सकती है तो उनको आप इस ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। जब भी एक्सेप्शन अकर होगी किसी भी लाइन के ऊपर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड में, तो उस लाइन से एक्सेप्शन अकर होने के बाद उस लाइन के बाद कोई भी मजीद लाइन ट्राई ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगी और कंट्रोल चला जाएगा या कैच के पास या फाइनली के पास। क्योंकि आप ट्राई ब्लॉक को अकेला यूज नहीं करते, हमेशा ट्राई ब्लॉक के बाद या फाइनली आप यूज करते हैं या फिर आप कैच यूज करते हैं। ठीक हो गया। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप ट्राई ब्लॉक को हमेशा किसी मेथड के अंदर यूज करते हैं। आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि आप ट्राई ब्लॉक को डायरेक्टली क्लास के अंदर यूज कर लें। आप ट्राई ब्लॉक हमेशा किसी मेथड के अंदर यूज करते हैं। और कोशिश ये करनी चाहिए, जो अच्छी प्रैक्टिस है, कि ट्राई ब्लॉक के अंदर सिर्फ वही कोड लिखें जिसमें आपको डाउट हो कि भी इस कोड के अंदर एक्सेप्शन आ सकती है। जिस कोड के अंदर आपको डाउट है कि श्योर है कि भी इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं आ सकती, तो उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके अलावा ट्राई ब्लॉक हमेशा आपका या तो उसके बाद कैच ब्लॉक होगा या फिर उसके बाद फाइनली ब्लॉक होगा। ट्राई ब्लॉक अकेला कभी भी यूज नहीं होगा। और सिंटेक्स क्या है, आपके पास ट्राई लिखेंगे और आपके पास करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो जाएंगी और क्लोज भी होंगी। और ये जो बॉडी बनेगी इसके अंदर आप वो कोड लिखेंगे जिसमें आपको डाउट है कि भी इस कोड के अंदर एक्सेप्शन आ सकती है। इस तरीके से आपका जो एरर्स वाला कोड है वो और जो नॉर्मल आपका कोड है वो, ये दोनों डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। और उसके बाद आप फाइनली या कैच में से जिसको भी यूज करना चाहें वो यूज करेंगे। अब कैच का कीवर्ड कब यूज करते हैं? जिस टाइम पे कोई एक्सेप्शन एकर होगी ट्राई ब्लॉक के अंदर और आप उसको हैंडल करना चाह रहे हैं, तो उस हैंडलिंग के लिए आप कैच ब्लॉक को यूज करते हैं। और कैच ब्लॉक को आप एक्सेप्शन हैंडल कैसे करते हैं कि आप इस कैच ब्लॉक के पैरामीटर में एक्सेप्शन के जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी डाटा टाइप बताते हैं। फर्ज किया कि ट्राई के अंदर जो एक्सेप्शन अकर हो रही है वो अरिथमेटिक टाइप की है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैच के अंदर उसे बताएं कि भाई ये अरिथमेटिक टाइप की एक्सेप्शन अगर यहाँ पे अकर होती है तो उसको हैंडल करो और उसकी डिटेल्स जो है ना वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो। तो इस तरीके से आप जो है ना इसको यूज करते हैं। और अब एक यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि क्या हमें हर दफा ये पता होगा कि किस टाइप की एक्सेप्शन यहाँ जनरेट होने जा रही है? ये भी तो हो सकता है कि हमने यहाँ डाटा वाली एक्सेप्शन या अरिथमेटिक के लिए इसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एरे भी इस कोड के अंदर है और वो आपको कोई और एरर दे देती है, आउट ऑफ बाउंड एरर दे देती है, तो उस केस में क्या होगा? तो कैच ब्लॉक के अंदर आप जो या तो आप स्पेसिफिक हो जाएं कि आपको पता है कि ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होगी, तो आप यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ही ऑब्जेक्ट इसको दें। अगर आप स्पेसिफिक नहीं होते तो आपको पता है कि हर एक क्लास जो है ना अपनी पेरेंट क्लास के रेफरेंस के साथ भी यूज हो सकती है। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास कौन सी वाली है? एक्सेप्शन क्लास है। और एक्सेप्शन की पेरेंट क्या है? थ्रोएबल। और थ्रोएबल की पेरेंट क्या है? ऑब्जेक्ट क्लास है। तो इसलिए आप एक्सेप्शन क्लास का भी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे देते हैं तो भी ठीक है, आपकी एक्सेप्शन पकड़ लेगा कंपाइलर के भी एक्सेप्शन के अंदर किस टाइप की किस स्पेसिफिक क्लास की एक्सेप्शन है। आपको स्पेसिफिक अरिथमेटिक देने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप जितना ज़्यादा स्पेसिफिक हो के उसको एक्सेप्शन के बारे में बताएंगे वो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है, वरना आप फिर पेरेंट क्लास जो एक्सेप्शन है उसको यूज़ कर लें। कैच ब्लॉक हमेशा आपका ट्राई के बाद यूज़ होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि ट्राई हो ही ना और कैच के अंदर आप कोड को हैंडल कर रहे हो तो उसका आपको कोई फायदा नहीं है। और मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी यूज हो सकते हैं। फर्ज किया एक एक्सेप्शन थी, यहाँ पे एक कोड था जिसके अंदर मैं पहले जिस तरह एग्जांपल दे रहा था कि एक एरे भी है और एक डिवीजन भी हो रही है। तो डिवीजन के लिए तो आपने अरिथमेटिक एक्सेप्शन कैच कर ली, तो एरे के लिए आपने एक और एक्सेप्शन कैच करनी है आउट ऑफ बाउंड। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद एक और कैच के ब्लॉक कोड भी लिख सकते हैं। कैच लिखेंगे कीवर्ड और उसके बाद आप उसके पैरामीटर्स में इसी तरह उसको बता देंगे कि यहाँ पे आप क्या हैंडल करो कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जो है ना उसको हैंडल कर लो। तो मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी यूज हो सकते हैं। अब इंटरनली मैकेनिज्म क्या है कि जावा के अंदर एक्सेप्शन जब जनरेट होती हैं तो होता क्या है, उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं। लेट्स सपोज कि ये वो लाइन है जहां के एक्सेप्शन हैंडल होनी थी। अच्छा, इस लाइन के ऊपर अब क्या होगा कि जैसे ही एक्सेप्शन अकर होगी तो जेवीएम क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बना देगा एक्सेप्शन का। ठीक है, जिस टाइप की एक्सेप्शन अकर हुई है उसी टाइप की एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बना देगा। अगर तो आपने कैच ब्लॉक के अंदर उस कोड को हैंडल कर रहे हैं तो ठीक, अगर नहीं कर रहे तो आपको स्क्रीन के ऊपर जेवीएम क्या करेगा कि एक्सेप्शन की डिटेल्स प्रिंट करवाएगा कि वो किस लाइन के अंदर एक्सेप्शन अकर हो रही है और उस एक्सेप्शन की डिटेल्स बताएगा कि ये किस टाइप की एक्सेप्शन है, और उसके बाद प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। जबकि अगर आप हैंडल कर रहे हैं कैच ब्लॉक में तो फिर आपकी उस क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर उसको प्रिंट करवाते हैं या जो भी आप उसके बाद कोड लिखते हैं वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और इस तरह से आपका प्रोग्राम स्टिल चलता रहेगा, वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हम कब यूज करते हैं, जब आपके पास आपको डाउट हो कि एक से ज्यादा एक्सेप्शन आ सकती हैं। जिस तरह आप देखें कि यहाँ एक एरे है और उसको आप 30/5 करके डिवीजन करके उसको असाइनमेंट कर रहे हैं और आपको ये भी पता है ये एरे क्या साइज 5 है और हम ए एफ 5 मतलब छठे नंबर के ऊपर जो है ना, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होते हैं तो ए एफ 5 फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ आपके पास दो एक्सेप्शन अगर हो सकती हैं। एक एक्सेप्शन तो ये है कि जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 की वजह से, और ये एक एक्सेप्शन है जो आपकी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जिसको आप कहते हैं, ये वो वाली है। अब इनको कैच करने के लिए आप पहली एक्सेप्शन को कैच करने के लिए आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन का कोड लिख देंगे। जब अरिथमेटिक एक्सेप्शन है तो आप स्क्रीन के ऊपर लिख देंगे कि प्रिंट करवा देंगे ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर हो गई है। दूसरी एक्सेप्शन के लिए आप क्या लिखें, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन लिखें और उसके बाद स्क्रीन पे प्रिंट करवा दें कि भी ये एक्सेप्शन आपकी अकर हो गई है। और अगर इसके अलावा कोई और एक्सेप्शन आ जाती है तो आप फिर लास्ट में उसको लिख देंगे भी एक्सेप्शन क्लास की जो भी एक्सेप्शन अगर होती है तो आप वो उसको जो है ना डिफाइन कर दें और उसके बाद रेस्ट ऑफ कोड आपका वो चलता रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो आप लोगों को चीजें याद रखने वाली हैं या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि एट अ टाइम आपका एक ही एक्सेप्शन अकर हो सकती है। इस वजह से आप एट अ टाइम आपका एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब इस केस में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले क्योंकि डिवाइडेड बाय 0 आ रहा है, तो जब डिवाइडेड बाय 0 होगा कोई वैल्यू आएगी तो फिर उसके बाद असाइनमेंट की तरफ जाएगा। तो लिहाजा पहली ही एक्सेप्शन के बाद दूसरी वैल्यू की तरफ प्रोग्राम जाएगा ही नहीं। जैसे ही पहली एक्सेप्शन आएगी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी और बाकी कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपका एक टाइम पे एक ही कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और फिर जो ऑर्डर है, ये जो आपने लिखी है कैच ब्लॉक, ये मैटर करता है बहुत। ये देखें, ये एक्सेप्शन क्लास है, ये पेरेंट क्लास है। ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और अरिथमेटिक एक्सेप्शन ये दोनों इसी की चाइल्ड क्लासेस हैं। मतलब ये सेम लेवल की क्लासेस हैं। ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक्सेप्शन क्लास को टॉप के ऊपर ले जाते हैं तो फिर ये दोनों क्लासेस आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जब एक्सेप्शन क्लास टॉप के ऊपर चली जाएगी तो जैसे ही कोई एक्सेप्शन अकर होगी तो एक्सेप्शन क्लास उसको हैंडल कर लेगी और ये दोनों क्लासेस जो है ना कंपाइलर आपको एरर दे देगा कि जब आप एक्सेप्शन आपकी ऑलरेडी हैंडल हो रही है तो फिर आप बाद में इसको दोबारा क्यों हैंडल करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से आप ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर मैटर करेगा। सबसे पहले इसमें ऑर्डर क्या बनता है, स्पेसिफिक आप होंगे और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जो भी जैसे जैसे नीचे जाएंगे आप जनरल होते जाएंगे और जो सबसे लास्ट आप जिस पे जाएंगे वो एक्सेप्शन क्लास है या मोस्ट जनरल एक्सेप्शन की क्लास है।
और ये इस तरह जो मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि ऑर्डर जो है ना इसका मोर स्पेसिफिक से मोर जनरल की तरफ जा रहा होता है, कि सबसे पहले मोर स्पेसिफिक आती है, फिर उसके बाद मोर जनरल, और फिर आखिर में मोस्ट जनरल जो है ना वो क्लास आ जाएगी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, जिस तरह हम कैच मल्टीपल कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सेप्शंस को कैच करने के लिए हम मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं, तो क्या इसी तरह हम डिफरेंट कोड्स को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट ट्राई ब्लॉक्स कर सकते हैं यूज या नहीं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ट्राई, नेस्टेड ट्राई आप तब करते हैं जब आपको डाउट हो कि भी एक तो कोई कोड जनरेट करेगा और एक जो कोड है वो जिस दूसरे कोड के अंदर है वो भी जनरेट कर देगा। जैसे कि देखें यहाँ पे पहली ट्राई ब्लॉक पहला स्टार्ट हो रहा है। अब इस ब्लॉक के अंदर कौन कौन, ये सारी, ये वाला ट्राई भी इसी ब्लॉक के अंदर है, ये वाला ट्राई और कैच भी इसी ब्लॉक के अंदर है, और उसके बाद ये आपकी एक और कोई अदर स्टेटमेंट्स हैं, और ये फिर इस ट्राई का ब्लॉक आ जाता है सारे का सारा, ठीक। और उसके बाद ये नॉर्मल फ्लो प्रोग्राम का चल रहा है और वो चल रहा है। अभी इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, सबसे पहले ये वाला ट्राई एग्जीक्यूट होगा, और इसके अंदर देखें आपको अरिथमेटिक एक्सेप्शन मिल रही है तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद कैच के अंदर ये हैंडल हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्राम का कोड, इस ट्राई को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे उसको एक्सेप्शन कौन सी मिल जाएगी, अरिथमेटिक इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिल जाएगी, वो इसका हैंडल करेगा, और उसके बाद आपका प्रोग्राम की ये वाली जो लाइन है ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। जब ये दोनों यहाँ से एग्जीक्यूट होंगे तो उसके बाद ये ट्राई वाली स्टेटमेंट इस लाइन को प्रिंट करवाएगी, और उसके बाद इसके अंदर अगर कोई इस लाइन के अंदर कोई एरर आ रहा होगा या कोई एक्सेप्शन आ रही होगी तो वो उसको हैंडल करेगी। अदरवाइज आपका ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन वाली लाइन जो है ना ये फ्लो होगी, क्योंकि इस ट्राई के अंदर कोई और इशू है और कोई और इशू हुआ नहीं, तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन आपकी चलेगी और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ट्राई ब्लॉक विद इन ट्राई ब्लॉक अगर हो तो इसको हम नेस्टेड ट्राई ब्लॉक्स कहते हैं, और ये इस सिचुएशन में यूज होता है जब पार्ट ऑफ ब्लॉक वो एक एरर, वो एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा हो और एंटायर ब्लॉक अनदर एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा हो, तो इस टाइप को आप कहते हैं कि ये आप क्या करने जा रहे हैं, नेस्टेड ट्राई ब्लॉक्स बनाने जा रहे हैं। अब फाइनली ब्लॉक क्या है? ये फाइनली ब्लॉक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। इसका काम ये है कि इसने हर सूरत में एग्जीक्यूट होना है, चाहे तो एक्सेप्शन अकर हुई है तो भी एग्जीक्यूट होना है, चाहे एक्सेप्शन अकर नहीं हुई तो भी एग्जीक्यूट होना है। एक्सेप्शन अगर अकर हो गई और वो हैंडल हुई है तो भी एग्जीक्यूट होना है फाइनली ने, और अगर नहीं भी हैंडल हुई तो भी इसने एग्जीक्यूट होना है। जो मेन पर्पज है फाइनली का वो ये है कि इसके अंदर हम अपना इंपॉर्टेंट कोड लिखते हैं। फर्ज किया कि आपने नेटवर्क प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप आपने कुछ सॉकेट्स वगैरह ओपन किए और आप चाहते हैं कि जिस टाइम पे प्रोग्राम क्लोज हो तो वो सारे रिसोर्सेज को वापस क्लोज करे, तो वो क्लोज करने का कोड आप सारे का सारा फाइनली में लिखेंगे। अब फाइनली ब्लॉक ये इस पर्पज के लिए यूज होता है कि जहां आपने बहुत इंपॉर्टेंट कोड एग्जीक्यूट करवाना, जैसे कि कनेक्शन क्लोज करवाने हैं, स्ट्रीम्स क्लोज करवानी है वगैरह वगैरह। अच्छा, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा बेशक एक्सेप्शन अगर हो या ना हो, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और ये हमेशा ट्राई के बाद भी यूज हो सकता है और ट्राई कैच दोनों के बाद भी यूज सकता है, मतलब ये दोनों केसेस में यूज हो सकता है। आप सिंपल अकेले ट्राई के साथ भी यूज कर सकते हैं कि आप ट्राई करें किसी कोड को और अगर उसमें एक्सेप्शन अकर नहीं हुई तो भी ये यूज हो जाएगा, और अगर हो गई है और आपने हैंडल नहीं की तो भी ये यूज हो जाएगा। या फिर आप उसे हैंडल कर रहे हैं, ट्राई के बाद कैच यूज कर रहे हैं और कैच के बाद आप उसे हैंडल करने के बाद फाइनली यूज कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। तो फाइनली ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा जाता है उसे नॉर्मली क्लीन अप कोड भी कहते हैं, ताकि जो रिसोर्सेज आपने ओपन किए थे आप उन्हें वापस क्लोज कर सकें। थ्रो का कीवर्ड क्यों यूज होता है? थ्रो का कीवर्ड एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जेवीएम को थ्रो करवाने के लिए यूज होता है। जैसे कि कस्टम एक्सेप्शन होती हैं कि आप चाहते हैं कि अगर कोई कंडीशन स्पेसिफिक पूरी ना हो रही हो तो आप एक स्पेसिफिक टाइप की एक्सेप्शन बना के कहते हैं कि ये वाली एक्सेप्शन जो है ना वो थ्रो हो जाए या इसका कोड थ्रो हो जाए, तो उस केस में आप ये थ्रो का कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, एक वैलिडेट के नाम से हम बना रहे हैं कि एक्सेप्शन एक बना रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि वो जो भी एज मिले उससे चेक करें कि अगर वो 18 से लेस देन होगी तो वो क्या करे, एक नई अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर दे। अदरवाइज वो क्या करे, वो उसे स्क्रीन पे प्रिंट करवा दे कि भाई वेलकम टू वोट। अब यहाँ आप क्या करने जा रहे हैं, मेन मेथड के अंदर आप वैलिडेट 13 करते हैं।
अब जब वैलिडेट 13 करेंगे तो ये इस फंक्शन के पास आ जाएगा कंट्रोल, ये इसको चेक करेगा कि नहीं ये तो लेस देन 18 है, तो ये क्या करेगा, एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाएगा, क्योंकि न्यू का कीवर्ड आपको पता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन का और इसको थ्रो कर देगा जेवीएम की तरफ। तो जेवीएम क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को हैंडल करेगा और इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। तो थ्रो का मेन पर्पस क्या है कि जिस टाइम पे आप किसी भी जगह पे एक्सप्लिसिटली कोई एक्सेप्शन थ्रो करवाना चाह रहे हैं तो आप इस कीवर्ड को यूज करते हैं। ये जिस तरह मैंने लिखा है, जावा थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, और we can throw either checked or unchecked exception in Java by using throw keyword. The throw keyword is mainly used to throw custom exception. We will see custom exception later. तो आपको ये चीजें पता चल गई कि थ्रो का कीवर्ड बेसिकली एक कस्टम एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो करवाने के लिए यूज होता है। लाजमी नहीं है कि कस्टम ही हो, चेक्ड या अनचेक्ड जो पहले की बनी हुई हैं उनको भी थ्रो करवा सकता है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है जावा एक्सेप्शन प्रोपेगेशन का। एक्सेप्शन प्रोपेगेशन क्या चीज होती है? प्रोपेगेट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ट्रांसफर करना। अब अगर इस केस में आप देखें, ये एक क्लास है टेस्ट एक्सेप्शन प्रोपेगेशन के नाम से, इसके अंदर एक मेथड है डाटा, और इसके अंदर कौन सी एक्सेप्शन अकर हो रही है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर हो रही है। जबकि void n के अंदर क्या हो रहा है कि ये m को कॉल कर रहा है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, बस ये m को कॉल कर रहा है। p क्या कर रहा है, ये ट्राई के अंदर n को कॉल कर रहा है, और उसके बाद वो अगर कोई एक्सेप्शन अगर होगी तो वो क्या करेगा, चेक कैच ब्लॉक के अंदर उसको हैंडल कर लेगा। अब जिस टाइम पे आप मेन मेथड के अंदर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के p को कॉल करेंगे, तो p सबसे पहले क्या करेगा, ट्राई को कैच करने की, ट्राई को कहेगा कि एग्जीक्यूट हो, n को कहेगा सॉरी ट्राई के अंदर के एग्जीक्यूट हो, n क्या करेगा, m को कहेगा कि एग्जीक्यूट हो, m क्या करेगा कि वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आपको दे देगा स्क्रीन के ऊपर कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। अब ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन कहां जाएगी, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो रिजल्ट होगा ये इसके कॉलर मेथड को जाएगी, किसको, n को। अब जो n को मिल गया रिजल्ट, ये n कहां पे जाएगा, ये p के पास आ जाएगा। और p के अंदर आपने क्या लिखा हुआ था कि जिस टाइम पे कोई एक्सेप्शन अगर अकर हो जाती है तो आप क्या करें, उसको हैंडल कर लें। तो इस तरह आपका कोड आप हैंडल हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ये क्या हुआ है कि आपकी एक्सेप्शन पहले एक मेथड से दूसरे मेथड को स्टैक के ऊपर चली गई, मतलब यहाँ पे सबसे पहले टॉप के ऊपर कौन सा है, p मेथड है, सॉरी सबसे टॉप पे m मेथड है, उससे नीचे n है, उससे नीचे p है। क्योंकि सबसे पहले p एग्जीक्यूट हुआ था, उसने n को एग्जीक्यूट करवा लिया था, n एग्जीक्यूट हुआ तो उसने m को कॉल करवा लिया। तो इसलिए m ने अगर एक्सेप्शन दिया तो m वाली एक्सेप्शन n को मिल जाएगी, n वाली एक्सेप्शन p को मिल जाएगी, और p इसको फिर फर्दर हैंडल करेगा। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं कि ये एक्सेप्शन क्या हुई है, प्रोपगेट हुई है स्टैक के ऊपर, कि एक मेथड से दूसरे में गई, दूसरे से तीसरे में गई, और तीसरे से के बाद जो है ना वो हैंडल हो गई है। और इसको अगर फॉर्मली आप कहें तो ये इस तरह होगा, एक्सेप्शन इज फर्स्ट थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक एंड इफ इट इज नॉट कॉट, जिस तरह यहाँ पे था टॉप ऑफ स्टैक में, यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई थी और यहाँ पे हमने इसको कॉट नहीं किया, तो ये क्या होगा कि जो इसका प्रीवियस मेथड था उसके पास चली जाएगी। तो ये किसके पास चली गई, यहाँ से n के पास। अब n के क्या था, n में भी अगर ये कॉट नहीं हुई, यहाँ पे भी हमने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं किया था, तो ये उससे पिछले मेथड जो p है उसके पास चली गई है, और सो ऑन ये चलता रहेगा अनटिल कि वो कॉट हो जाए, जिस तरह हमने यहाँ पे इसको कॉट कर लिया था कैच ब्लॉक लगा के, या फिर ये है कि आपकी स्टैक का बॉटम आ जाए। तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा कि आपको प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और ये अगर कॉट हो गई है तो उसके बाद आपका प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो वो चलता रहेगा। और इस सारे फिनोमेना को क्या कहते हैं, एक्सेप्शन प्रोपेगेशन, कि जिसमें आपकी एक्सेप्शन एक जगह से, एक मेथड से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जा रही होती है। अच्छा, थ्रोज का कीवर्ड क्या करता है, ये बड़ा एक जरूरी कीवर्ड है, थ्रो से मिलता जुलता है, सिर्फ एक एस का ही फर्क है। ये जो अभी हमने एक्सेप्शन प्रोपेगेशन वाली चीज देखी थी, तो उस चीज को हैंडल करने के लिए ये थ्रोज का कीवर्ड है। ये बेसिकली प्रोग्रामर जो है उसको ये इन्फॉर्म करता है कि ये जो आप मेथड बनाने जा रहे हो इसके अंदर एक्सेप्शन इस टाइप की आ सकती है, लेकिन हम इसको यहाँ पे हैंडल नहीं कर रहे। जो मेथड इसे कॉल करेगा ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एक्सेप्शन को हैंडल करे। जैसे कि
थ्रोज की हम अगर बात करें तो इसने एक्सेप्शन एक डिक्लेयर करने के लिए यूज किया और ये हमेशा मेथड के सिग्नेचर के साथ यूज होता है। जिस तरह ये देखें void m था तो उसके आगे हमने लिख दिया थ्रोज IO एक्सेप्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी ये मेथड कॉल होगा तो ये IO एक्सेप्शन जो है वो जनरेट करेगा, चाहे आप थ्रो के कीवर्ड के थ्रू जनरेट करवाएं या चाहे कोई इसके अंदर कोड एग्जीक्यूट करवा के जनरेट करवाएं, जिस भी केस में जनरेट होगी, जब भी ये मेथड कॉल होगा तो ये एक्सेप्शन जनरेट होगी। लेकिन आपने इसके साथ थ्रोज IO एक्सेप्शन लिख दिया है कि जो भी कॉलर मेथड होगा ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको इंप्लीमेंट करे। अब यहां पे आए तो देखें m को कॉल कौन कर रहा है, n, लेकिन n ने भी क्या किया है कि इंप्लीमेंट नहीं किया कुछ भी, कोई ट्राई कैच का मैकेनिज्म इसने यूज नहीं किया है। इसने भी क्या कह दिया है कि थ्रोज कर दिया है, इसको फर्दर आगे प्रोपिगेट कर दिया है कि भाई जो मेथड n को कॉल करेगा ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एक्सेप्शन को कैच करे। अब n को कौन सा मेथड कॉल कर रहा है, p वाला मेथड, और p क्या कर रहा है, ये ट्राई और कैच के ब्लॉक लगा के इसको हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे p जिस टाइम पे n को एग्जीक्यूट करेगा तो इसे क्या यहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी और ये जो IO एक्सेप्शन है ये यहां पे आके हैंडल हो जाएगी। ठीक, और ये हमने इसको देख लिया कि मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, p मेथड को जिस टाइम पे एग्जीक्यूट किया तो p क्या करेगा, n को कॉल करेगा, n क्या करेगा, m को कॉल करेगा, m क्या उसे कहेगा कि भाई आप मेरे पास एक एक्सेप्शन मैंने क्रिएट कर दी है वो ले लो आप। अब n क्या करेगा, इस एक्सेप्शन को वापस प्रोपिगेट करवा देगा p की तरफ, और p क्या करेगा, कैच ब्लॉक के अंदर इस एक्सेप्शन की डिटेल्स जो भी थी वो प्रिंट करवा देगा, या स्क्रीन पे आपने जो भी कोड लिखा था वो आपको प्रिंट करवा देगा, और उसके बाद नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम जो है ना वो चलता रहेगा। ठीक हो गया। और इसी तरह ये देख लें, इट गिव्स एन इंफॉर्मेशन टू द प्रोग्रामर दैट देयर में अकर एन एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन अकर हो सकती है, सो इट इज बेटर फॉर द प्रोग्रामर टू प्रोवाइड द एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड सो दैट नॉर्मल फ्लो कैन बी मेंटेन्ड। ये मतलब प्रोग्रामर को ये इंटीमेट करती है कि ये आप इस मेथड को यूज करने जा रहे हैं और इसके अंदर इस टाइप की एक्सेप्शन अकर हो सकती है, लिहाजा इसलिए बेहतर ये है कि आप इसकी कोई डिटेल प्रोवाइड कर दें मुझे कि मैं कैसे इसको हैंडल करूं। अब जिस तरह इस केस में था, इस केस में आप प्रोग्रामर ने क्या किया कि उसने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है, जो भी फंक्शन इसको कॉल करेगा तो उसे जरूरत है कि वो इसको हैंडल करे, मुझे जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी इसको कॉल करूंगा। तो इसने क्या किया, इसने अगेन थ्रोज IO एक्सेप्शन कर दिया कि अगर मैं इसको कॉल करने जा रहा हूं कोई एक्सेप्शन आती है तो वो मैंने हैंडल नहीं करनी, मुझे जो भी कॉल करेगा वो इसको हैंडल करेगा। और यहाँ पी के अंदर आपने देखा कि आपने थ्रोज IO एक्सेप्शन नहीं किया, आपने इसके अंदर बाकायदा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिख के इसको हैंडल कर लिया। अच्छा, तो अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई थ्रो और थ्रोज के कीवर्ड के दरमियान डिफरेंस क्या है। इस थ्रो का कीवर्ड आपकी कोई भी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली आपने थ्रो करवाना है तो उस पर्पज के लिए यूज होता है कि आप वहां पे यूज करते हैं उसको। अच्छा, थ्रोज का कीवर्ड आप ये डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं कि भाई यहाँ पे कोई एक्सेप्शन अकर हो सकती है, लेकिन आप उसे थ्रो नहीं करवा रहे होते कि कोई एक्सेप्शन बना के उसको या उसका ऑब्जेक्ट बना के थ्रो कर रहे हो। ये इनके दरमियान पहला डिफरेंस था। अच्छा, checked exception cannot be propagated using throw only। थ्रो के कीवर्ड के थ्रू आप एक्सेप्शन को प्रोपेगेट नहीं करवा सकते। अच्छा, चेक्ड एक्सेप्शन जो है ना ये थ्रोज की कीवर्ड के थ्रू प्रोपेगेट हो सकती हैं। अच्छा, थ्रो का कीवर्ड हमेशा इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनता है, जिस तरह आपने देखा था थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन हमने किया था कि हम एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन का बना के उसे थ्रो करते हैं, जबकि थ्रोज का कीवर्ड हमेशा किसी क्लास को फॉलो करता है कि किस टाइप की एक्सेप्शंस जो है ना यहाँ पे अगर हो सकती हैं। जिस तरह हमने देखा था थ्रोज IO एक्सेप्शन के नाम से, IO एक्सेप्शन क्या एक क्लास का नाम है। अच्छा, थ्रो का कीवर्ड हमेशा किसी मेथड के अंदर यूज होता है, जबकि थ्रोज का कीवर्ड मेथड के सिग्नेचर के अंदर यूज होता है। अच्छा, थ्रो के कीवर्ड के थ्रू आप मल्टीपल एक्सेप्शंस को थ्रो नहीं करवा सकते, आप एक टाइम पे थ्रो करके एक ही एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट करवा डिक्लेयर करेंगे, जबकि थ्रोज के कीवर्ड के थ्रू आप मल्टीपल एक्सेप्शंस को भी प्रोपेगेट करवा सकते हैं। जिस तरह ये देखें कि कोई मेथड था तो वो IO एक्सेप्शन और SQL एक्सेप्शन दोनों को प्रोपेगेट करवा रहे हैं। तो ये इनके दरमियान 5 मेजर डिफरेंसेस थे। अब आ जाते हैं हम कि फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज के अंदर क्या फर्क है। फाइनल वाला जो कीवर्ड था ये हमने देखा था कि अगर ये वेरिएबल्स के साथ यूज हो तो उन्हें कांस्टेंट बना देता है, मेथड्स के साथ यूज हो तो उन्हें इनहेरिट नहीं करने देता। और फाइनली का जो कीवर्ड है ये भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और इसके अंदर आप अपना इंपॉर्टेंट कोड जितना भी है वो सारा लिखते हैं। और जबकि फाइनलाइज किया है, ये जो जावा के अंदर गार्बेज कलेक्टर है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनका कोई रेफरेंस ना हो रहा हो तो उनको फाइनलाइज कीवर्ड के थ्रू इसको उड़ा देते हैं मेमोरी से। फाइनल भी एक कीवर्ड है, फाइनली एक ब्लॉक है और फाइनलाइज एक मेथड है। ये इनके दरमियान जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है।
अच्छा, अगर ओवरराइडिंग हो रही हो, दो क्लासेस हैं पेरेंट चाइल्ड, और आपके एक मेथड पेरेंट क्लास में है और उसको ओवरराइड कर रहा है एक चाइल्ड क्लास का मेथड, और पेरेंट क्लास वाला मेथड जो है वो कोई एक्सेप्शन इम्प्लीमेंट कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में चाइल्ड क्लास का जो मेथड होगा वो क्या करेगा? तो उसके लिए रूल क्या है कि अगर सुपर क्लास के अंदर जो मेथड है वो कोई एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं कर रहा, तो सब क्लास वाले जो मेथड होगा वो क्या करेगा, वो सिर्फ वो एक्सेप्शन जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है उनको यूज कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन वो चेक्ड एक्सेप्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकता। यानी कि अगर पेरेंट क्लास में आपने कोई चेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं की, तो जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर मेथड के अंदर भी आप चेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, अनचेक्ड एक्सेप्शन जो है ना उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह अगर सुपर क्लास के अंदर जो मेथड है वो कोई एक्सेप्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप चाइल्ड क्लास के अंदर उसी क्लास के लेवल की एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं या उससे लोअर लेवल की एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। उस क्लास जो पेरेंट क्लास के अंदर एक्सेप्शन थी उसके पेरेंट क्लास की एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर होगी ये चीज कि सब क्लास जो के अंदर जो ओवररिडन मेथड है वो आप सेम एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर जो एक्सेप्शन पेरेंट क्लास में डिक्लेयर है उसकी सब क्लास की एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी ऐसी एक्सेप्शन जो पेरेंट क्लास के अंदर एक्सेप्शन है उसकी पेरेंट क्लास हो उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। और कस्टम एक्सेप्शन अगर आपने क्रिएट करनी हो तो उसका क्या तरीकेकार है कि आपने जो भी एक्सेप्शन क्रिएट करनी है आप उसका नाम लिखें। जिस तरह ये एक एक्सेप्शन की क्लास थी कि मैंने एक इनवैलिड एज एक्सेप्शन की क्लास डिक्लेयर की है, तो मैंने क्लास का कीवर्ड लिखा और इनवैलिड एज एक्सेप्शन को लिख दिया कि भाई ये इसका नाम है, और उसके बाद मैंने कौन सी एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करके ये वाली क्लास जो है ना वो डिक्लेयर कर दी है। उसके बाद इसका जो कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है उसे मैंने कहा है कि अगर आपको जो भी स्ट्रिंग मिलती है आप उसे क्या करेंगे, जो पेरेंट क्लास थी उसको उसके कंस्ट्रक्टर को पास करवा दें। और ये मेरा एक सबसे सिंपल सोल्यूशन था जिसके थ्रू मैंने एक अपनी मर्जी की एक्सेप्शन जो है ना वो जनरेट करवा ली है। अभी देखें इसको मैं यूज कैसे करूंगा। अभी देखें यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया वैलिडेट का, और इसे इनपुट क्या दे दी, कोई भी एज दे दी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे से कह दिया कि आप इनवैलिड एज एक्सेप्शन थ्रो कर देना अगर एज जो है ना वो आपकी लेस देन 18 होगी, तो इनवैलिड एज एक्सेप्शन जो मैंने बनाई थी इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्ट आगे थ्रो करवा देना, या जो भी क्लास इसको इंप्लीमेंट करेगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको हैंडल करे। और उसके बाद अगर वो 18 से ग्रेटर होगी तो फिर आपको एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल स्क्रीन पे वेलकम टू वर्ल्ड प्रिंट करवा देना। अब मेन मेथड के अंदर मैंने क्या किया, ये देखें ट्राई और कैच के अंदर इस स्टेटमेंट को लिखा कि वैलिडेट करो 13 को। अब जिस टाइम पे वैलिडेट का फंक्शन कॉल होगा और 13 इसे मिलेगा, तो 13 लेस देन 18 है, तो आपके पास इनवैलिड एज एक्सेप्शन जो है इसका ऑब्जेक्ट जेवीएम में क्रिएट हो जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसको आप यहाँ पे हैंडल नहीं कर रहे, आपने क्या कहा था कि इसे थ्रोज कर दो। थ्रोज किसको कर दो, जो इसे कॉल करेगा, तो इसे कॉल किसने किया है, मेन मेथड ने, तो जेवीएम इसे उठा के मेन मेथड को दे देगा। तो मेन मेथड के अंदर आपने क्या किया कि कैच का कीवर्ड लगाया है और उसमें लिख दिए कि आप क्या करो कि जो भी एक्सेप्शन अकर हो गई है उसकी जगह आप स्क्रीन पे प्रिंट कर दो कि एक्सेप्शन अकर हो गई है, और प्लस जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट था उसकी डिटेल्स जो है ना वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो, और उसके बाद जो आपका बाकी कोड है वो चलता रहेगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। अगर आपने कस्टम एक्सेप्शन बनानी है तो आपको एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करके अपनी एक क्लास बनानी पड़ेगी, और उसके अंदर आप स्ट्रिंग के थ्रू जो है ना कोई भी स्ट्रिंग उसे देंगे इनपुट के तौर पे, तो वो आप बाईपास उसे सुपर कीवर्ड के थ्रू जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसे पास करवा दें, और ये एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि ये आपकी कस्टम एक्सेप्शन बन जाएगी। अभी ये सारी चीजें जो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं ये हम जब इसकी लैब करेंगे तो लैब के अंदर मैं अगेन यही वाली स्लाइड्स खोलूंगा और आपको वन बाई वन सारी चीजें मैं करके दिखाऊंगा। तो अगर अभी तक किसी बंदे का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बताएं।